हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आइए 4 लाइनों से इस क्लास की शुरुआत करूंगा। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम भी यूट्यूब पर 4 चांद लगा देंगे यदि आप सभी मित्रों की लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की मेहरबानी रहेगी। तो आइए एक बार, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो आइए आज फिर हम लोग इतिहास यानी सोशल साइंस का जो हम लोग इतिहास शुरू किए थे, हिस्ट्री का जो पार्ट, तो उस पार्ट का यह दूसरा वीडियो है। और आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यानी उसके बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा में इस साल तो गारंटी है जी, इसमें से एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइए मत, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रॉलेट एक्ट 1919 में एक नियम बनाया गया। 1919 में एक नियम बनाया गया जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए बिना उसे जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, 1919 में एक नियम बनाया गया जिसमें किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए बिना उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। इसी कानून को रॉलेट एक्ट कहा जाता है और भारतीय इतिहास में इसे काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून या काला विधेयक भी कहते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, काला विधेयक किसे कहते हैं? काला कानून या काला विधेयक रॉलेट एक्ट को ही कहते हैं। यानी किसी भी भारतीय पर शक हो जाए या अंग्रेजों का यह विरोध कर रहा है तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था शक के आधार पर। तो इसीलिए इसे काला कानून कहते हैं। ठीक है, आइए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार द्वारा बनाए गए कानून की उल्लंघन करना। ठीक है, यानी जो सरकार का जो नियम था उसे उल्लंघन करना। कैसे? तो समुद्र के पानी से, जल से नमक बनाकर और सरकार द्वारा बनाए गए कानून की अवज्ञा करना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या है? गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाध्य होकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाध्य होकर सरकार को समझौता का रुख करना पड़ा। समझौता का रुख करना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाध्य होकर सरकार को समझौता का रुख करना पड़ा, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और यह समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच संपन्न हुआ। और यह कहाँ संपन्न हुआ? तो दिल्ली में हुआ, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। अब प्रश्न बनता है, गांधी इरविन पैक्ट का दूसरा नाम बताओ। तो दिल्ली समझौता। अब दिल्ली समझौता हुआ कब? ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। चलिए
अब काफी महत्वपूर्ण एक प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछता है, वह है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। या इसका दूसरा भी एक पहलू है। दूसरा प्रश्न है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो दोनों प्रश्न सेम है। इसका आंसर जो होगा दोनों के लिए एक ही होगा। तो आइए आंसर सुनते हैं। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत, महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत, यानी गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण जिले से शुरू किए। बिहार के चंपारण जिले से शुरू किए। चंपारण के किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। यहाँ पर 3 कठिया व्यवस्था था, यानी 1/3 अंग्रेजों को दे देना था। किसान अपना खेत में सब कुछ लगाएगा, अपना सब कुछ बोएगा, लेकिन 1/3 वो अंग्रेजों को दे देना था। तो इसी समस्या के निवारण हेतु गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किए, यानी चंपारण के किसानों के हित में एक आंदोलन शुरू किए, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह चंपारण के यानी बिहार के अंतर्गत जो चंपारण जिला है, इस जिला के किसानों के हित के लिए लड़ाई थी। ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है अभी, चंपारण सत्याग्रह या बिहार के किसानों की स्थिति, बिहार के किसान आंदोलन पर जो टिप्पणी लिखना है, तो दोनों सेम है। दोनों का मिशन एक ही है। दोनों प्रश्न का आंसर इसलिए एक ही होगा। तो और सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य जोड़ आग्रह, मैंने सत्य के लिए विनती करना। ठीक है। तो यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो परीक्षा में इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए इस सभी प्रश्नों को एक बार फिर इस वीडियो को घुमा के देख लेंगे। ठीक है। एक आइए और प्रश्न सुन लेते हैं। छोटा प्रश्न है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो आंसर इसका लिखेंगे, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी, जहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था। जहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो निश्चित इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधित के पास शेयर करें। धन्यवाद।